तो देखिए हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस हमने डिस्कस किया था कि अगर एक वेसल में जैसे एक ग्लास का वेसल है पानी भरोगे तो उसका शेप कैसा बनेगा, कॉनकेव शेप बनता है। अगर आप वही ग्लास में मर्क्यूरी भरोगे तो उसमें कॉन्वेक्स शेप बनता है। और अगर वही ग्लास में आप प्लेन वाटर भरोगे तो मतलब या स्प्रिट भरोगे तो प्लेनर बनेगा। फिर हमने कहा था कि यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस और टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस के बीच का एंगल। यहाँ पर भी ऐसे यहाँ से निकालो या यहाँ से टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, ये थीटा। और यहाँ टेंजेंट टू सॉलिड और टेंजेंट टू लिक्विड, यहाँ थीटा। तो यहाँ थीटा दिख रहा है 90 होगा। यहाँ थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा और यहाँ थीटा जो है वो लेस देन 90 होगा। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं वो लिक्विड जो किसी वेसल में कॉनकेव शेप बनाते हैं उनमें एक्यूट एंगल होता है, वो लिक्विड जो कॉन्वेक्स शेप बनाते हैं उनमें ऑब्ट्यूज होता है, और वो लिक्विड जो प्लेनर शेप बनाते हैं किसी वेसल में उनमें 90 होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं वो लिक्विड जो स्टिक करता है ग्लास से उनमें कॉनकेव शेप होता है, जो स्टिक नहीं करता है वेसल में उसका कॉन्वेक्स शेप होता है, और इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हमने एक चीज और बताया था कि अगर मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल ले लूं तो बताओ इस मॉलिक्यूल पे इन मॉलिक्यूल के कारण कोहेसिव फोर्स ऐसा लगेगा, इन मॉलिक्यूल्स के कारण कोहेसिव फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब नेट फोर्स यहाँ कहाँ आएगा, ऊपर। अगर मैं यहाँ का एक मॉलिक्यूल ले लूं तो इस पर देखो कोहेसिव फोर्स इन मॉलिक्यूल्स के कारण यहाँ, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ, तो इस पे नेट फोर्स कहाँ आएगा, नीचे। अगर मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लूं तो कोहेसिव फोर्स इनके कारण यहाँ, इनके कारण यहाँ, तो नेट फोर्स क्या आएगा इस पर, 0। अब फिर मैंने आपसे कहा था प्रेशर डिफरेंस, हैव आई टोल्ड यू द रिगार्डिंग द प्रेशर डिफरेंस बेटा लास्ट क्लास, ठीक है। तो आज हम जो नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं द प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड्स ऑफ लिक्विड। बेटा ये जो लिक्विड है इसके ऊपर और नीचे साइड प्रेशर डिफरेंस होता है, क्यों होता है उसका रीजन बताऊंगा। द प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड्स ऑफ लिक्विड, द प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड्स ऑफ लिक्विड। देखिए अगर मैं आपको इसी डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं कि जब कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप बनेगा जैसे पानी भरा, तो बेटा देखो यहां लिक्विड के ऊपर प्रेशर और लिक्विड के नीचे प्रेशर सेम नहीं रहेगा। ऐसी अगर कॉन्वेक्स शेप है जैसे मर्क्यूरी भरा, तो यहाँ प्रेशर अगर P1 माना, यहाँ प्रेशर P2 माना, यहाँ पर भी P1 P2 नहीं रहेगा बराबर, बताऊंगा कहाँ ज्यादा होगा। और अगर प्लेनर शेप है जैसे स्पिरिट भरा, तो शेप कैसा है लिक्विड का, प्लेनर है, तो फिर P1 और P2 के बीच क्या रिलेशन होगा ये देखेंगे तीनों में। अब सुनो बेटा, मैं अगर आपको इसकी सीधी ट्रिक दूं तो सीधी ट्रिक ये है यहां पर कि कॉनकेव साइड हैज एक्सेस प्रेशर। जो कॉनकेव साइड होती है उसका एक्सेस प्रेशर होता है, कॉनकेव साइड हैज एक्सेस प्रेशर, कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, याद रखो। तो अगर कॉनकेव की तरफ ज्यादा प्रेशर होता है तो देखो यहाँ इस तरफ से देखने पे क्या बन रहा है कॉनकेव, और इस तरफ से देखने पे क्या बन रहा है कॉन्वेक्स, तो यहाँ प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ P1 विल बी ग्रेटर देन P2। उसका रीजन ही बताऊंगा क्यों होता है। वैसे तो क्या होता है कि ये कहा जाता है कि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर शेपिंग आ रही है, शेप प्लेन नहीं है, तो प्रेशर डिफरेंस होगा। यहाँ कॉनकेव कहाँ बन रहा है, नीचे से देखने पे ऊपर से, तो यहाँ प्रेशर किसका ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा। लेकिन प्लेनर शेप है तो P1 P2 बराबर होगा। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ उसका रीजन समझिए। बेटा यहां पर जो मॉलिक्यूल था, यहां पर जो मॉलिक्यूल था उस पर नेट फोर्स कहां लग रहा था, ऊपर। तो फिर तो यार ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाए क्या, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो मॉलिक्यूल ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन सच में ऐसा थोड़ी ना हो रहा कि मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, ये रुका हुआ है। ये अगर रुका हुआ है तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसको बैलेंस कर रहा है। तो वो किससे होगा, फिर ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे प्रेशर कम होगा। प्रेशर हाई टू लो ट्रेवल करता है, तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण जो P1 माइनस P2 इंटू ए जो डिफरेंस प्रेशर होगा वो इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। इसलिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। यहां पर अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स आएगा, यहां अगर एक मॉलिक्यूल है तो आपको पता है नेट फोर्स कहां आएगा, नीचे। तो इसके नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो P2 नहीं, यहाँ का ज्यादा है यहाँ का कम है, तो एक प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 ऊपर की तरफ क्रिएट होगा जो इस फोर्स को
बैलेंस करेगा। यहाँ आपको पता है इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 आता है। जब नेट फोर्स 0 है तो कोई प्रेशर डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है। तो जब प्लेनर शेप बनता है तो प्रेशर डिफरेंस दोनों तरफ कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, इसलिए ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये आ गया, देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लिक्विड। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट थिंग देखनी है, ये अगर समझ में आ गया तो इसके बाद हमें देखना है जो आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, ये पक्का है। अब जो मैं 2 हेडिंग्स पढ़ाऊंगा उनमें से, तो हेडिंग है एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। बेटा यहां 3 तरह के ड्रॉप आएंगे, एक लिक्विड ड्रॉप, एक एयर ड्रॉप, और एक तीसरा जो आएगा, एक लिक्विड ड्रॉप, फिर हमारा आएगा बेटा एक एयर ड्रॉप, और जो हमारा तीसरा ड्रॉप आएगा वो हमारा होगा, मैंने क्या क्या बताया आपको, एक लिक्विड ड्रॉप आएगा, एक एयर ड्रॉप, और तीसरा आएगा सोप का ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, एक पानी का बुलबुला, अंदर पानी है बाहर हवा। पानी के अंदर बहुत बार हवा का बुलबुला बन जाता है एयर ड्रॉप, अंदर हवा बाहर लिक्विड, ऐसे बनाते हो सोप ड्रॉप, सोप सॉल्यूशन से बनाए वो हम बनाते हैं बबल्स, अंदर भी हवा बाहर भी। तो सबसे पहले एक बता दे रहा हूं, 2 अपने आप हो जाएंगे, डेरिवेशन आते हैं। अब लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सिस प्रेशर होगा, हाँ एक ही हमारा लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो आर है। सुनो ध्यान से, अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो अंदर क्या है, लिक्विड, अंदर क्या है लिक्विड, और बाहर क्या है हवा, बाहर क्या है हवा। बेटा आपको पता है कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स, तो मान लीजिए अंदर प्रेशर P, ये प्रेशर ज्यादा है बाहर के मुकाबले, जैसे बाहर अगर प्रेशर 10 है तो अंदर 12 है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, 12 - 2। तो व्हाट इज P, द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, दिस इज द एक्सिस प्रेशर। हमने सीधा एक्सिस प्रेशर लिखा, अंदर का प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस है ये, द एक्सिस प्रेशर, और यही हमें कैलकुलेट करना है इनसाइड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप जो है उसका अंदर का एक्सिस प्रेशर है, यही हमें बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर क्या है आपका, रेडियस, इसका रेडियस है। अब देखो बेटा अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है तो ये बड़ा होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो ये बड़ा होगा। तो मान लीजिए ये बड़ा हुआ तो ये नया जो स्फेरिकल ड्रॉप बना, प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स लगा, फोर्स के कारण ये मान लीजिए कितना एक्सटेंड हो गया, डेल आर आ गया, डेल आर इज द increase in radius and this has been the new drop, ये नया ड्रॉप हो गया। तो नए ड्रॉप का रेडियस क्या है, r प्लस डेल आर है कि नहीं है, ये प्रेशर के कारण हुआ। अब हमें तो एक्सेस प्रेशर P निकालना है जो इसके अंदर है, कैसे निकालेंगे, ये जो ड्रॉप है वो किस शेप का है, स्फेरिकल है, तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। तो पुराने वाले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, नए वाले का रेडियस 4 पाई आर प्लस डेल आर, तो नए वाले का सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चीज निकालेंगे चेंज इन सरफेस एरिया या इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कुछ भी कह सकते हैं। जो सरफेस एरिया बढ़ गया वो निकालने जा रहे हैं। क्यों निकालने जा रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया डेल ए मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी डेल ए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, नया सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2 4 पाई आर डेल आर, तो हो जाएगा ये 8 पाई आर डेल आर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कट चुके हैं। अब आगे आगे सुनिए, ये इसके बाद जो आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया बचा वो बचा 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल आर। बेटा अब सुनो, यहां पर एक नोट लगाएंगे, सिंस
डेल आर कैसा है, कितना पड़ेगा यार, कितना एक्सटेंड होगा वो, छोटा सा 10⁻⁻⁶ इतना होगा डेल आर। तो माइनस डेल आर का स्क्वायर करोगे तो -12 नहीं हो जाएगा? मतलब जब डेल आर ही बहुत स्मॉल है तो डेल आर का जो स्क्वायर है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, जीरो मान सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा, कैन बी निगलेक्टेड। तो यहाँ डेल आर को क्या कर दिए, डेल आर के स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए, मतलब जीरो कर दीजिए। बताओ तो आपका इंक्रीज इन एरिया क्या आया, व्हाट इज योर इंक्रीज इन एरिया, 8 पाई आर डेल आर। एक तरफ का सरफेस था तो इतना इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ गया। अब सुनो ध्यान से इक्वेशन 1, बेटा हमें एक्सिस प्रेशर निकालना है तो हम सुनो कैसे निकालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे। एरिया बड़ा, फोर्स लगेगा जब ही तो पड़ रहा है प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो वर्क डन दो तरीके से निकालेंगे, एक तो वर्क डन का तरीका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस वाले तरीके से निकालेंगे, इस प्रेशर ने कितना फोर्स क्रिएट किया और डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल आर। एक सरफेस एनर्जी वाला भी होता है, सरफेस एनर्जी हमने जब पढ़ाया था तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, किसी भी सरफेस की सरफेस एनर्जी जो होती है वो कितना वर्क डन हुआ उस सरफेस को बनाने में अपॉन इंक्रीज इन एरिया। तो वहां से आ जाएगा वर्क डन क्या होगा, सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन एरिया। तो चलिए वर्क डन निकालते हैं पहले सीधे वाले तरीके से, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बढ़ाने में कितना वर्क डन हुआ, तो W1 मान लेते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल आर। अब फोर्स कितना लगेगा, देखिए जब यहां फोर्स निकालेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया, तो इस वाले पर फोर्स लगा अंदर वाले पर, तो इसका एरिया क्या है 4πr²। तो बताइए फोर्स क्या होगा, एक्सिस प्रेशर इनटू एरिया, तो 4πr², हाँ या ना। तो ये अगर फोर्स की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, P इंटू 4πr² इंटू डेल आर। आ गया कि नहीं, ये एक तरीका है वर्क डन निकालने का। दूसरा तरीका वर्क डन निकालने का फ्रॉम सरफेस एनर्जी, तो नाउ द सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी वाले मेथड से हम वर्क डन निकाल रहे हैं। कैसे करेंगे, सुनो आप याद करो, सरफेस एनर्जी होता था वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, तो बताइए व्हाट विल बी वर्क डन, इसको W2 मान लीजिए, सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन एरिया। अगर इस लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन सिग्मा मान लीजिए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप क्या मान रहे हैं, सिग्मा। तो याद करो मैं आपको पढ़ा चुका हूं सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होता है, सिग्मा के बराबर हो गया, तो W2 क्या हो गया, सिग्मा इंटू डेल ए, आया ना। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। देखो डेल ए की वैल्यू है आपके पास, इक्वेशन 1 में आपके पास डेल ए की वैल्यू है कि नहीं है। तो व्हाट विल बी W2, सिग्मा, व्हाट विल बी डेल ए, 8 पाई। अब समझ गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया का निकाला था 8πr डेल आर, इक्वेशन नंबर 4। चलो W1 W2 तो बराबर होंगे, वर्क डन किसी भी तरीके से निकालो बराबर होगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। W1 क्या है बेटा, P इंटू 4πr², 4πr²। W2 क्या है, सिग्मा इंटू 8πr डेल आर। देखो 4 पाई से ये 8 पाई कटा 2, एक आर से आर चला गया, इसमें डेल आर और आना चाहिए था, कहाँ है 8 पाई आर, कहाँ है इसमें, हाँ इंटू डेल आर और है इसमें, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, डेल आर से डेल आर कट गया। तो यहाँ से जब आप पी निकालोगे तो 2 सिग्मा, यहाँ सिर्फ आर बचा ना, 2 सिग्मा बाई आर। दिस इज एक्सिस प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, ये एक्सिस प्रेशर है लिक्विड ड्रॉप का। हमने कुछ नहीं किया, हमने वर्क डन निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और दूसरा सरफेस एनर्जी जो सरफेस टेंशन के बराबर होती है इनटू इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया निकाल दिया था। अब एक मिनट सुनो, अगला जो डेरिवेशन इसी में आएगा वो आएगा एक्सिस प्रेशर ऑफ अ एयर ड्रॉप। जब आप एक्सिस प्रेशर एयर ड्रॉप का निकालोगे तो
पूरा डेरिवेशन सेम है, बस अंतर ये हो जाएगा, ये एक एयर का ड्रॉप है तो अंदर क्या है, हवा, और बाहर क्या है, लिक्विड। बाहर क्या है, लिक्विड, जिसकी सरफेस डेंसिटी, सरफेस टेंशन सिग्मा है। हर चीज से बस डायग्राम में थोड़ा अंतर आ जाएगा। और जो फाइनल एक्सिस प्रेशर अगर पी है तो इसमें भी आप करोगे पूरा डेरिवेशन सेम है, आंसर भी सेम आएगा, 2 सिग्मा बाई आर। दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा, चीजें एग्जैक्टली सेम चलेंगी। अब ये कर लीजिएगा, मैं तीसरा और करके। अब सुनो, इसमें जो अगला डेरिवेशन आएगा, एक्सिस प्रेशर किसका, द थर्ड इज द एक्सिस प्रेशर। इन तीन में से एक डेरिवेशन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, किसका पूछ लिया मैं नहीं पता। नाउ वी विल सी द सोप ड्रॉप, SOAP। सोप ड्रॉप कहिए या सोप बबल कहिए, बात बराबर है। देखो सोप ड्रॉप में बस अंतर क्या होगा, अंदर क्या है, हवा, और बाहर क्या है, हवा। तो बेटा यहां पर जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आएगा उसमें कितना आया था, 8 पाई आर डेल आर। लेकिन बेटा ये एक तरफ का इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, दोनों तरफ का क्या होगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। समझ गए। तो अब देखो, अगर पुराने वाले डेरिवेशन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया की वैल्यू आप यहां 8 इंटू 2 और आएगा, आएगा इंटू 2 और आएगा यहाँ, तो ये 2 सिग्मा की जगह कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई आर हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए जब इसका डेरिवेशन करोगे बस इंक्रीज इन सरफेस एरिया में इंटू 2 करना है, और फिर आपका यहाँ जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो हो जाएगा 4 सिग्मा वाई, और पूरा डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये हो गया आपका, दिस इज एक्सेस प्रेशर ऑफ अ किसका, सोप ड्रॉप का हो गया। ठीक है, ये तीनों हो चुके हैं। अब सुनो नेक्स्ट थिंग, लास्ट हेडिंग, कैपिलैरिटी। समझिए क्या होता है। देखो बहुत आसान कंसेप्ट है। आप बायो में आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि जाइलम होती है जो पानी ऊपर ले जाती है। अपने आप पानी कैसे चढ़ जाता है उसमें, एक सीप ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर, बहुत पतले से ट्यूब होते हैं जो अपने आप चढ़ा देते हैं। उसमें एक तो कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं वाटर वाटर के बीच, ठीक है, उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कुछ है, उसके कारण चढ़ जाता है। लेकिन वो ट्यूब का जो साइज है पतला, वो डिसाइड करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। व्हाट इज कैपिलैरिटी। जैसे एक ग्लास का मान लो वेसल है, ये ग्लास का वेसल है, ये सॉरी ग्लास है जिस वेसल है, और इसमें पानी भरा है। हमने क्या किया, एक पतला सा पाइप, बहुत पतला, इसमें इंसर्ट किया। पता तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो वाटर है इसमें अपने आप राइज कर जाएगा। इस लेवल तक नहीं रहेगा जहां तक पानी इसमें था, यहां तक अगर इसमें पानी यहां तक था तो इसमें यहां तक राइज करेगा। देयर हैज बीन अ राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, दिस ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलर। दिस थिन ट्यूब, अ थिन ट्यूब, बहुत, जिसका डाया बहुत नैरो है, दैट इज अ थिन ट्यूब। दिस थिन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलर, दिस थिन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलर। लेकिन अगर यही पानी की जगह, ये क्या है यहाँ पर पानी, और ये क्या है बेटा आपका ग्लास, यही अगर पानी की जगह ग्लास में मर्क्यूरी रखी है, और मर्क्यूरी मान लो यहां तक भरी हुई है, ठीक है, और वही कैपिलर ट्यूब है, थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो गया, इसमें उल्टा होगा और डिप्रेशन में आ जाएगा, यहां तक रहेगा वो। समझ गए। तो देयर इज
तक ये चलता रहेगा। हाँ, कैपिलरिटी पे ही हुआ। अब देखो कैपिलरिटी में हमने क्या देखा, द राइस, मतलब जब आप पानी है, ग्लास वेसल में पानी है, एक पतला सा कैपिलर डालेंगे, ट्यूब मतलब एक नैरो ट्यूब, तो उसमें जिस लेवल तक पानी भरा है उससे और ऊपर चला जाएगा, और अगर यही मर्क्यूरी में डालेंगे तो फॉल कर जाएगा। तो दिस राइज और द फॉल इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन कैपिलर, बाहर के लेवल के मुकाबले, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो उसका जवाब हमने बताया आपको कि अगर यहाँ पानी भरा है इसमें, तो पहले तो पानी यहीं तक अगर आ रहा है, पानी मान लो यहीं तक आ रहा है, तो शेप तो कॉनकेव बनेगा, नैरो है तो अच्छा खासा कॉनकेव बनेगा। यहाँ इतना कॉनकेविटी नहीं आ पाएगी। तो अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है एटमोस्फेरिक, तो अब जब कॉनकेविटी नहीं है, समवॉट प्लेनर है, तो यहाँ तो प्रेशर पी नॉट ही रहेगा, ऐसे ही यहाँ रहेगा, पी नॉट है तो पी नॉट रहेगा। लेकिन जब यहाँ शेप कॉनकेव बन गया, तो अब आपको पता है कॉनकेव शेप है, तो यहाँ तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये तो कंफर्म है, तो कॉनकेव साइड ज्यादा होता है तो कॉन्वेक्स साइड कम होगा। लिक्विड ड्रॉप में एक्सिस प्रेशर कितना होता है, 2T/R, तो यहां अगर 10 है तो यहां उससे 8 होगा ना, 2T/R कम होगा, तो क्या कर 10-8 मतलब पी नॉट माइनस 2T/R। अब यहां प्रेशर जब पी नॉट माइनस 2T/R है और यहां प्रेशर पी नॉट है, तो सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, सेम वर्टिकल हाइट है, ये हॉरिजॉन्टल हाइट है, तो लिक्विड यहां से इस यहां अंदर आएगा और इस लेवल को बढ़ा देगा। कब तक बढ़ाएगा, जब तक इस पॉइंट का प्रेशर कितना ना हो जाए, पी नॉट। पी नॉट होने के लिए क्या चाहिए, 2T/R हाइट तक ऊपर जाएगा, मतलब ये हाइट का जो प्रेशर जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, 2T/R के, एंड दिस इज कॉल्ड। तो अब यहीं पर देख लो, हम एसेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। ये डायग्राम बनाना है आपको एसेंट फॉर्मूले के लिए, या आप चाहें तो एसेंट फॉर्मूला जब हम निकालेंगे, बेसिकली एसेंट फॉर्मूले की मदद से हम एच निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ सीधा डायग्राम एसेंट फॉर्मूले में क्या बनाएंगे, ये आपका लिक्विड यहाँ तक भरा है, ये आपका कैपिलर है, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये जो राइज किया, अब सुनो, अगर ये ड्रॉप, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एसेंट फॉर्मूला सिखा देता हूं, सुनो ध्यान से। थोड़ा सा हम नैरो पाइप को भी बड़ा बना रहे हैं एसेंट फॉर्मूला निकालने के लिए। ये यहाँ तक है और ये हमारा ट्यूब है, यहाँ तक लिक्विड राइज कर गया, ये अगर ये एक लिक्विड का ड्रॉप बन जाए, तो इस लिक्विड का ड्रॉप, ये सेंटर है इस लिक्विड के ड्रॉप का, तो ये रेडियस आर होगा इसका लिक्विड ड्रॉप का, हाँ होगा कि नहीं होगा। और ये राइज कितना कर रहा है, मान लीजिए इधर से एच, तो ये एच तो सीधा आ जाएगा कि ये जो राइज कर रहा है, मान लीजिए ये जो लिक्विड भरा है, ठीक है, तो ये जो लिक्विड भरा है इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो है, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो। तो ये जो एच रो जी ऊपर जाएगा, वो एक्सिस प्रेशर कितना है उसके बराबर, 2σ/r के बराबर होगा, क्योंकि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सिग्मा है कि नहीं है, बोलो, तो उसी लिक्विड का स्फेरिकल ड्रॉप बना है, सरफेस टेंशन हो गई। और आर क्या है, समझ गए, द रेडियस ऑफ ड्रॉप, समझ गए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से हमें एच निकालना है, तो एच क्या आएगा बेटा, एच विल बी इक्वल्स टू 2σ/r रो जी। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। एसेंट फॉर्मूला ये कहते हैं नैरो पाइप के रेडियस के टर्म्स में बताओ, पाइप के रेडियस। अब सुनना ध्यान से, उसके लिए हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। यहां ये मैं सिर्फ आपके लिए क्या बना रहा हूं, पाइप को और थोड़ा ब्रॉड करके बना रहा हूं, ठीक है। और इसमें एक काम और करते हैं, ये सुनना ध्यान से, क्या करने जा रहे हैं, ये देखो, ये हमारा, अरे मैं थोड़ा ड्रॉप को और ऐसा ब्रॉड बना रहा हूं, और अगर
देखा जाए तो ये लिक्विड ड्रॉप एक स्फेरिकल का पार्ट है, तो कुछ ऐसा होगा, बाहर तक जाएगा। और देखो ये स्मॉल आर जो मैं मान रहा हूं वो रेडियस ऑफ ट्यूब है या कैपिलर है, समझ गए? स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलर या ट्यूब, कैपिलर ट्यूब। हाँ, और जो कैपिटल आर है, देखो इस स्फीयर का सेंटर कहीं यहां होगा, तो ये जो है, क्योंकि देखो यहां से रेडियस लेंगे इसका तो यहां तक आएगा कैपिटल आर, तो यहां तक ले लिया एंगल ऑफ कांटेक्ट से, यहां ये आर हो गया। और ये क्या है बेटा, ये स्मॉल आर है, यहां तक, बस यहां तक, जहां तक आपका ट्यूब है, बाहर नहीं जा रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? अब एक मिनट सुनो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट पर टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा कि नहीं? व्हाट इज दिस थीटा, बोलो? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इस फॉर्मूले को एंगल ऑफ कांटेक्ट के टर्म्स में लिखना है और स्मॉल आर के टर्म्स में, ठीक है? रेडियस ऑफ पाई कैसे लिखेंगे? बहुत आसान बेटा। मैंने आपको कभी एक वो बताइए, दो लाइनों के बीच अगर एंगल थीटा बनता है, सुनना ध्यान से, अगर ये दो लाइनें हैं इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो इन दोनों लाइनों की जब 90 बनाओगे, 90 वाली इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, उनके बीच भी सेम एंगल होगा। मतलब जैसे ये 90 है, ये इस लाइन का 90 यहाँ आएगा, इस लाइन का 90 कहीं यहाँ आएगा, इनके बीच भी कितना एंगल बनेगा? सेम। यही ट्रिक यहाँ अपनानी है, ध्यान से देखना। अब मैं इन दोनों के 90 ढूंढ रहा हूँ बेटा, इसके और इसके बीच बनाइए, हाँ या ना? इसका 90 कहाँ है? इसका 90 ये है ना, ये है कि नहीं है, बताओ? हाँ। और इसका 90 कौन है? रेडियस, क्योंकि एक जब सर्कल होता है, समझना, ये है सर्कल ये, और यहां से वो निकल रहा है, समझ गए ये? हाँ, तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये थीटा है, समझ गए? हाँ, तो इस लाइन का, सॉरी ये नहीं है थीटा, ये है थीटा, ये थीटा है, तो इस लाइन का 90 ये हो गया, तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो इसके 90 पर है, तो इसका थीटा 90 ये हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा यहाँ आ जाएगा कि नहीं, पहले तो बताओ। मतलब ये जो थीटा है वो यहाँ लिख सकते हैं, बोलो? हो गया? बस कुछ मत करो, ये जो ट्राइंगल अब आपका बना, इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? कॉस थीटा। अब आंसर आने वाला है। कॉस थीटा क्या होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या है? बेस। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा? स्मॉल आर क्या है, ये सॉरी कैपिटल आर क्या है जो चाहिए? कैपिटल आर हो गया स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, हाँ या ना? लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2, पुट 2 in 1, पुट इक्वेशन 2 in 1, क्या आ जाएगा? बोलिए एच का फॉर्मूला, 2 सिग्मा अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह क्या रख दिया? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो स्मॉल आर कहाँ आ जाए? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया आपका किसका फॉर्मूला? इक्वेशन नंबर 3। दो फॉर्मूले, तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा एच उतना ज्यादा होगा, सरफेस डेंसिटी जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा राइज करेगा, पाइप जितना पतला होगा उतना ज्यादा राइज करेगा, समझ गए? तो दिस हैज बीन थिंग एंड द एंड ऑफ दिस पार्ट। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया बेटा सरफेस टेंशन।